Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, आज है 1 अप्रैल और आज के दिन जब मैंने वीडियो बनाने के लिए सोचा तो मुझे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिले जिनके ऊपर मैं वीडियो बना सकता था। पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आज अप्रैल्स फूल डे पर वीडियो बनाया जाए। उसके बाद मैंने देखा कि आज ही के दिन 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक ने एप्पल कंपनी की स्थापना की थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने आगे रिसर्च की तो मुझे पता चला कि आज ही के दिन यानी कि 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही कवर करेंगे और बाकी के टॉपिक अगले सालों के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आरबीआई, जिसको कि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 1935 में 1 अप्रैल के दिन हुई थी। आरंभिक दौर में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे साल 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर केंद्रीय कार्यालय से ही मौद्रिक नीतियों का संचालन करते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना के समय यह एक निजी संस्थान था। साल 1949 में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, जिसके बाद यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व के तहत आता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे हुई थी इस बैंक की स्थापना। साल 1926 में इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस से जुड़े हुए रॉयल कमीशन ने एक सेंट्रल बैंक बनाने का सुझाव दिया। इस कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस सेंट्रल बैंक की स्थापना मुद्रा और क्रेडिट को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई थी। देश भर में काम कर रहे बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए भी इस सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई थी। साल 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। बाद में साल 1935 से इस बैंक ने अपना काम करना शुरू कर दिया। हालांकि समय समय पर बैंकिंग सिस्टम में सुधार करने के लिए रिजर्व बैंक की भूमिकाओं में बदलाव होता रहा। दोस्तों, आखिर हमें सेंट्रल बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले भारत में कई तरह की मुद्राएं चलन में थी। रिजर्व बैंक का उद्देश्य था कि भारत में एक मानक मुद्राएं चलाई जाए। देखिए, आज जैसे कि आप अगर अमेरिका जाते हैं तो वह डॉलर्स की करेंसी चलती है, इंडिया जाते हैं तो रुपीज की चलती है, और जैसे कि आप यूके जाएंगे तो वहां पाउंड की चलेगी। तो इसी तरीके से अगर किसी देश को एक अच्छे से काम करना है तो वहां एक ही तरीके की करेंसी होनी चाहिए। अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं और दुकानदार आपसे कहता है मेरे को 10 रुपये चाहिए, लेकिन आपके पास 10 रुपये की जगह कोई और करेंसी है, तो वो आपको शायद सामान देने से मना कर देगा। या फिर हो सकता है कि जो करेंसी आपके पास हो उसका वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा हो या कम हो। इसलिए किसी भी देश को चलाने के लिए एक ही तरह की करेंसी का होना बहुत जरूरी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक को बनाने की जरूरत पड़ी थी ताकि देश भर के लोग आपस में व्यापार कर सकें। रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने उस काल में एक मानक मुद्रा चलन में लाने का प्रयास किया। मुर्शिदाबाद का सिक्का सैद्धांतिक रूप से कई वर्षों तक एक मानक मुद्रा के रूप में चलता रहा, लेकिन उस दौर में चलने वाले सिक्के की उसके वजन के आधार पर उसकी मानकता तय की जाती थी। अगर सिक्के का वजन तय मानक वजन से कम होता था तो सिक्का धारक को अलग से चार्ज देना पड़ता था और उस सिक्के को मानक सिक्के से बदल दिया जाता था। अगर इसको मैं समझाऊं तो समझिए कि आपके पास एक नोट है जो कि फटा हुआ है। अगर आप उसको बदलने जाते हैं तो उस पर बट्टा लगता है, यानी कि कुछ कमीशन आपको देना पड़ता है, और फिर आपका वह फटा हुआ नोट नए नोट से बदल जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गठन से लगभग 250 वर्ष पहले एक सेंट्रल बैंक की मांग जोर पकड़ने लगी थी। साल 1773 में बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार का प्रस्ताव रखा था। इस बैंक का उद्देश्य था कि यह एक सेंट्रल बैंक के रूप में विभिन्न जिलों से एकत्रित किए गए राजस्व के संकलन को एक जगह रखेगा। इसके अलावा इस बैंक का उद्देश्य था एक ही तरीके के सिक्के को प्रचलन में लाना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बैंक को मंजूरी दे दी थी, लेकिन 2 साल के भीतर ही यह बैंक बंद हो गया। हालांकि इस बैंक से ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी फायदा हुआ था। इसके बाद आने वाले वर्षों में कई बैंक खुले। साल 1931 में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में पहली बार सेंट्रल बैंक की मांग उठी थी। इस सम्मेलन के बाद सेंट्रल बैंक की स्थापना के लिए समिति का गठन किया गया था। दोस्तों, इस गोलमेज सम्मेलन का जिक्र मैंने अपने भगत सिंह वाले वीडियो में किया था, उसको मैं ऊपर टैग कर रहा हूं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। काफी बैठकों के बाद साल 1935 में 5 करोड़ की नकद राशि के साथ भारतीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ था। इसमें मात्र 2,20,000 रुपए सरकार का निवेश था। इसका मतलब यह है दोस्तों
कि यह सेंट्रल बैंक पूरी तरह से एक प्राइवेट बैंक था जिस पर बैंक ऑफ इंग्लैंड का नियंत्रण था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब कई बैंकों का राष्ट्रीयकरण का दौर शुरू हुआ, इसी दौरान 1945 में बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके बाद साल 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का भी राष्ट्रीयकरण हुआ था और अब इसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। अब यह जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई कैसे फंक्शन करता है। देखिए दोस्तों, आरबीआई का काम है नोट जारी करना। भारतीय रिजर्व बैंक के पास देश में नोटों को छापने का एक अधिकार है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नए नोटों को छाप सकता है। उसके पास 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी प्रकार के नोट जारी करने का अधिकार है। सिर्फ 1 रुपए का ही नोट ऐसा है जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नोटों को जारी करने के लिए या उनकी छपाई करने के लिए रिजर्व बैंक न्यूनतम रिजर्व प्रणाली यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाता है। इस प्रणाली के तहत 1957 से रिजर्व बैंक सोने और विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में 200 करोड़ रुपए रिजर्व रखता है, जिनमें से कम 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में और शेष विदेशी मुद्राओं के रूप में होनी चाहिए। इस 200 करोड़ की धनराशि को रखने के बाद रिजर्व बैंक जरूरत के हिसाब से कितनी भी मुद्रा को छाप सकता है। हालांकि उसे भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। भारतीय रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार और राज्यों के बैंक एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करना है। यह राज्य और केंद्र सरकार के सभी बैंकिंग कार्य करता है और आर्थिक और मौद्रिक नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को उपयोगी सलाह भी देता है। यह सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंध भी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार अन्य बैंक आमतौर पर अपने ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं। इसके अलावा आरबीआई क्रेडिट का नियंत्रक भी है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों द्वारा क्रेडिट दिया जाता है उसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेता है। जब आरबीआई बैंक देखता है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त धन आपूर्ति है और इससे देश में मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो सकती है, तो वह अपने कड़े मौद्रिक नीति के माध्यम से बाजार में पैसे की आपूर्ति में कमी करता है और जब अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति में कमी हो जाती है तो वह बाजार में पैसे की आपूर्ति को बढ़ा देता है। इसके साथ ही आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक भी है। विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं को खरीदता और बेचता है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी करता है। विदेश विनिमय बाजार में जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक इस बाजार में विदेशी मुद्रा बेचता है जिससे कि इसकी आपूर्ति बढ़ाई जा सके और विदेशी मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है। तो आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार से विदेशी मुद्रा को खरीदता है। वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे कि हम फॉरेन रिजर्व भी कहते हैं, अगर मुझे ठीक से याद है तो लगभग $600 बिलियन के करीब है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व करता है। 6 जुलाई 2005 को वित्तीय बाजारों पर निगरानी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में एक नए विभाग, जिसका नाम वित्तीय बाजार विभाग रखा गया, उसका गठन किया गया था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत का केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीति को बनाता है और उन सभी उपायों को करता है जिससे कि अर्थव्यवस्था में आवश्यकता के अनुसार मुद्रा की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। दोस्तों, मैंने अपने इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन आरबीआई का जो काम है वो बहुत ही व्यापक है। उसको एक छोटे से वीडियो में पूरे तरीके से समझाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर या इंटरनेट पर जाकर इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई खास सवाल आपके दिमाग में है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका उत्तर देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, जो कि आज ही के दिन लगभग 87 साल पहले 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे हेल्प तो मिलती ही है, साथ ही आगे और अच्छी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। अब मंडे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।